हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एनसीईआरटी एट अ ग्लांस के लेक्चर सीरीज में। आज के इस ज्योग्राफी के टॉपिक में हम इंडस्ट्रीज जो कि हमारे सेकेंडरी एक्टिविटीज है, फिर जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है इकोनॉमी का, उसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हमने ऑलरेडी एग्रीकल्चर के बारे में कवर किया हुआ है पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपसे स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप जाकर वो वीडियो भी देख लें। जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा कि इकोनॉमी के तीन हिस्से या फिर तीन क्लासिफिकेशन हम देख सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर। तो इस सेकेंडरी सेक्टर में जो है खासकर दीज आर दोज एक्टिविटीज विच चेंज रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट ऑफ मोर वैल्यू फॉर पीपल या फिर ऑफ पीपल। तो वो जो कोई भी इंडस्ट्री या फिर वो जो कोई भी ऑक्यूपेशंस, प्रोफेशंस जो इस इंडस्ट्री में है या फिर इस फील्ड में है, जो कि रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके एक फुल फ्लेज्ड फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर जो कि उस रॉ प्रोडक्ट को और भी कहीं ना कहीं वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उन सभी को सेकेंडरी सेक्टर का ही हिस्सा देखा जाएगा। तो बेस्ट एग्जांपल आर इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एक्सेट्रा। तो इंडस्ट्री रेफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तो आप देख सकते हैं एक बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी हमें देखने को मिलती है। तो मिनरल्स, माइनिंग वगैरह भी इसी इंडस्ट्री का हिस्सा है। तो सेकेंडरी सेक्टर या फिर इंडस्ट्रीज का भी हम क्लासिफिकेशन थोड़ा बहुत कर सकते हैं। मेजरली लेबर, यानी कि उसके लेबर के बेसिस पर, रॉ मटेरियल के बेसिस पर, ओनरशिप के बेसिस पर, सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल जहां से उन्हें सोर्सेस मिल रहा है, और बाकी के मिसलिनियस। तो पहले ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर के बेसिस पर देख सकते हैं, अगर ज़्यादा लेबर है तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री उसे कहा जाएगा, अगर थोड़े बहुत कम है मीडियम स्केल उसे कहा जाएगा, और कम है लेबर्स तो वहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा जाएगा। और रॉ मटेरियल के बेसिस पर भी हम दो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एक तो हेवी इंडस्ट्रीज और दूसरा लाइट इंडस्ट्रीज। और ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप भी आप देख सकते हैं प्राइवेट सेक्टर, जो खासकर प्राइवेट कंपनीज, कॉर्पोरेट कंपनीज वगैरह होती हैं। दूसरे पब्लिक सेक्टर, हमारे भारत सरकार के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है। तीसरे जॉइंट सेक्टर, जहां पर दोनों पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर ही काम करते हैं। चौथा कोऑपरेटिव सेक्टर, आप सभी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह के बारे में जानते हैं, तो वहां पर भी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश किए जाते हैं। और तीसरा एमएनसीज, मल्टीनेशनल्स, जो अलग अलग कंट्रीज में फैले हुए हैं। और ऑन द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल भी हम इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर सकते हैं कि अगर वो एग्रीकल्चर बेस्ड हो तो अग्रो बेस्ड उन्हें कहा जाएगा, मिनरल बेस्ड, माइनिंग वगैरह के हो तो मिनरल बेस्ड, पैस्टोरल बेस्ड, और चौथा फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट से भी अगर वो डील करते हो तो उन्हें भी उसके बेसिस पर भी हम इंडस्ट्री को क्लासीफाई कर सकते हैं। और इन सभी के हेड्स में अगर कहीं पर भी नहीं आ रहा तो उसे मिसलिनियस में भी हम देख सकते हैं, जैसे कि विलेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, कंज्यूमर इंडस्ट्री, एंसिलरी इंडस्ट्री, बेसिक, कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। तो ये ओवरऑल क्लासिफिकेशन था इंडस्ट्रीज का। एंड नो डाउट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक किसी कंट्री को डेवलप्ड या फिर अनडेवलप्ड हम तभी कहेंगे उसके पेज ऑफ सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट को देखकर। जितने ज़्यादा इंडस्ट्रीज वो उतना ही एडवांस, वो उतना ही डेवलप्ड नेशन। तो देर आर चंद इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज के दुनिया भर में जो इंडस्ट्रीज के अलग अलग लोकेशंस होते हैं उनके क्या क्या फैक्टर्स हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल वहाँ पर कितना अच्छा खासा अवेलेबल है, कितना चीप अवेलेबल है। लैंड वहाँ पर कितना अवेलेबल है, यानी कि वहाँ पर टोपोग्राफी किस तरीके से है, सॉइल वगैरह, फर्टिलिटी, वाटर की वहाँ पर अवेलेबिलिटी कितना है, लेबर और लेबर कितना चीप में मिल रहा है, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट आर फ्यू ऑफ द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ही एक इंडस्ट्री जो है किसी ना किसी एक एरिया में हमें ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेट होती हुई दिखती है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एज वेल एज सिटीज। तो जैसे कि मैंने कहा कि जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन उतना ही ज़्यादा वहाँ पर डेवलपमेंट। और चंद इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। मर्जिंग विद द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस। तो ज्यादातर इंडस्ट्रियल रीजन्स जो है वो हमें एक ही जगह पर क्लस्टर तौर पर ज्यादातर देखने को मिलते हैं। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स टेंड टू बी लोकेटेड इन द टेम्परेट एरियाज नियर सी पोर्ट्स एंड कोल फील्ड्स। तो ज्यादातर टेम्परेट रीजन्स में ही, इसीलिए हम देख सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिकन रीजन या फिर वेस्टर्न रीजन्स में सबसे ज्यादा हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स भी यही माने जाते हैं। और इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी खासकर थोड़े बहुत मेजर रीजन्स के बारे में भी हम देखते हैं। ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा जितना भी इंपॉर्टेंट ये कोस्टल लाइन है ये सभी बहुत ही ज़बरदस्त सा मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है। वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, यहाँ पर जितने भी वेस्टर्न यूरोपियन साइड्स हैं और सेंट्रल यूरोपियन नेशंस हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त है। बेस्ट एग्जाम्पल आप जर्मनी, फ्रांस, यूके भी ले सकते हैं। ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया, ईस्टर्न एशियन साइड भी जापान, कोरिया, चाइना की जब हम बात करते हैं। और इंडिया में खासकर आप देख लें तो मुंबई
मुंबई पुणे क्लस्टर महाराष्ट्र में बहुत ही फेमस है वो, बेंगलुरु तमिलनाडु क्लस्टर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी बहुत ही फेमस है ये कॉरिडोर। हुगली रीजन जो कि अगेन कर्नाटक में है, और अहमदाबाद बड़ौदा रीजन में भी कहीं ना कहीं हम इस तरीके के रीजन्स और क्लस्टर्स में ज़्यादातर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो दीज आर एक्चुअली द प्लेसेस जहाँ पर मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं वर्ल्ड एज वेल एज इंडिया के। तो ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।